चलें जी, हम अ, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। हमने पिछले लेक्चर में, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने बड़ी अ, डिस्कशन की थी अबाउट द इंटैंजिबल। अब उसको जितनी हमारी डिस्कशंस थी, बिकॉज़ वो हमारी बेस थी, वो हमारी बुनियाद थी, हम उसे क्या करेंगे, जल्दी से रिकॉल करते हैं और हम फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है, वो क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे। तो ये कुछ की कांसेप्ट्स जो हैं, वो हमने क्या किए थे, हमने यहाँ पर डिस्कस आउट किए थे कि जब हम कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हैं और डेवलपमेंट है, मेंटेनेंस के ऊपर, इंटेंजिबल रिसोर्सेज के लिए, उनके बारे में हमें देखना क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हो गए हैं, हमारे पास यू कैन से दैट पेटेंट्स आ गए, कॉपीराइट्स आ गए, पिक्चर्स, फिल्म्स आ गई, कस्टमर लिस्ट आ गई, फ्रेंचाइजेज़, ट्रेडमार्क्स, ब्रांड नेम्स, इन सबको हमने क्या करना है, डिस्कस करना है कि इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वो तमाम एसेट्स जिनकी फिज़िकल सब्सटेंस मौजूद नहीं है, लेकिन एसेट्स हैं, हमें कैश जो है वो जनरेट करके दे रहे हैं। हम सारा जो है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस जो है वो कर रहे हैं। अब व्हाट इज़ द स्कोप, यानी किस-किस के ऊपर आईएएस 38 जो है वो अप्लाई होगा। रिमेंबर, जो हम स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं आईएएस 38, ये इंटैंजिबल एसेट्स के ऊपर ही अप्लाई होगा। वो इंटैंजिबल एसेट जो इसके एम्बिट में आ रहे होंगे, जो क्या होंगे, जो इसके एम्बिट में आ रहे होंगे, उसके ऊपर क्या होगा, ये अप्लाई हो रहा होगा। ये किन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा? उन तमाम इंटैंजिबल एसेट्स के ऊपर जो किसी दूसरे स्टैंडर्ड के स्कोप में फ़ॉल कर रहे हैं, ये उनके ऊपर कभी भी अप्लाई नहीं होगा। अगर किसी दूसरे स्टैंडर्ड ने कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट किसी भी एसेट का बताया है, तो वो स्टैंडर्ड जो है वो इसे क्या कर जाएगा, वो ओवरराइड जो है वो कर देगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अ, अगर कोई आपने इंटैंजिबल एसेट्स हैं, जिनको आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस में सेल के लिए रखा हुआ है, तो उसके ऊपर आईएएस 38 नहीं बल्कि आईएएस 2 अप्लाई होगा, बिकॉज़ ये हमारी क्या होगी, ये हमारी इन्वेंटरी जो है वो कंसिडर हो रही होगी। डेफर्ड टैक्स एसेट्स के ऊपर आईएएस 12 अप्लाई होगा। अगर आपने इंटैंजिबल एसेट्स को लीज़ आउट किया है, तो हमारा आईएफआरएस 16 जो है अप्लाई होगा। जो आपके फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, उसके ऊपर आईएएस 32 हो गया, आईएफएस 10 हो गया, 28 व्हाटएवर जो भी रेलेवेंट एप्लीकेबल स्टैंडर्ड होगा, हम वो अप्लाई कर रहे होंगे। तो हर एक इंटैंजिबल के ऊपर 38 अप्लाई नहीं होना, इसके एक्सेप्शंस हैं। फिर गुडविल जो हम एक्वायर करेंगे थ्रू बिज़नेस कॉम्बिनेशन, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम आईएफआरएस 3 जो है वो अप्लाई करके बैठे होंगे। अगर हमने कोई एसेट्स बनाए हैं फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, जिसको हम जाके आईएफआरएस 15 में पढ़ते हैं रेवेन्यू में, और हम अक्सर वहाँ पे ज़िक्र करते हैं कि हमारे पास ये हैं जी कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स। अक्सर वहाँ पे वर्ड पढ़ते हैं कि ये आपके क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स हैं। सर ये भी हवा में है, फिज़िकली एग्ज़िस्ट नहीं कर रहे। बट इसके ऊपर आईएफआरएस 15 जो है वो लग रहा होगा। हम इसके ऊपर आईएएस 38 जो है वो अप्लाई नहीं कर रहे होंगे। तो ये बड़ी एक आम सी ये बड़ा असूल है कि अगर किसी भी एसेट्स के ऊपर कोई दूसरा स्टैंडर्ड की नॉलेज है, दूसरे स्टैंडर्ड की सही है कि यार इसका ये करना है, तो हम फिर उस स्टैंडर्ड को क्या करेंगे, यहाँ पर फ़ॉलो कर रहे होंगे। उसकी हम बात जो है वो क्या कर रहे होंगे, मान रहे होंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल है, एन एंटिटी इनकर्ड रुपीज़ 4 मिलियन ऑन अ मैसिव मार्केटिंग कैम्पेन टू प्रमोट अ न्यू प्रोडक्ट एंड अकाउंटेंट विशेज़ टू कैपिटलाइज़ द कॉस्ट। क्या कर सकता है? सर ये ना तो आइडेंटिफाइएबल है और खर्चा है, इसे हम क्या करेंगे? इसको हम एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे क्या करेंगे? हम इसे कैपिटलाइज़ कर रहे होंगे। बिकॉज़ जब हम आते हैं कैपिटलाइज़ेशन की बात करते हैं, तो रिमेंबर एक चीज़ आपने याद रखनी है, हम हमेशा ज़िक्र करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटैंजिबल, इंटैंजिबल की डेफ़िनेशन क्या है वो देखेंगे। तो रिमेंबर, इंटैंजिबल एसेट्स की जब हम डिस्कस करते हैं, इंटैंजिबल एसेट्स क्या है? एक आइडेंटिफाएबल नॉन मॉनेटरी एसेट है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो उसने यहाँ पे हमें डिस्कस करके बताई है कि ये क्या है? बेसिकली ये हमारा एक आइडेंटिफाएबल नॉन मॉनेटरी एसेट है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, जिसकी फिजिकल सब्सटेंस मतलब इन द मादा की फॉर्म में वो मौजूद नहीं है। अगर कोई भी एक्सपेंस जो इस डेफिनेशन को मीट करेगा,
कोई भी एक्सपेंस जो इस डेफिनेशन को मीट करेगा हम उसको ही इंटैंजिबल मानेंगे, अदरवाइज़ उसको हम कभी भी इंटैंजिबल नहीं मान रहे होंगे। तो क्या है आइडेंटिफाइएबल? आइडेंटिफाइएबल आप उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं सेपरेटली कि खर्चा क्या है और क्या नहीं है। और ये कौन से होने चाहिए? नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी क्या है? अभी जाके हम उसको आगे डिस्कस आउट करते हैं। तो रिमेंबर इंटैंजिबल एसेट्स आइडेंटिफाइएबल आपके लिए वर्ड क्या है? याद रखने के लिए ये क्या होने चाहिए? आइडेंटिफाइएबल। आइडेंटिफाइएबल का मतलब है काबिले मेरी उर्दू बहुत ख़राब हो गई हुई है, शिनाख्त, कि आप उनकी शिनाख्त कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली कि भाईजान ये वो चीज़ है, ये वो हमारे पास सेपरेट इंडिपेंडेंट चीज़ है जिसको है लेके चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गुडविल की बात करते हैं। अब गुडविल जो हमारी डेवलप्ड है, अब गुडविल जो है वो डेवलप है, वो कभी भी आइडेंटिफाइएबल एसेट नहीं है, सेपरेबल नहीं है। अब हम कैसे एसेट का फैसला करेंगे वो आइडेंटिफाइएबल है या नहीं? तो हम 2 पॉइंट देखेंगे। क्या वो सेपरेबल है? और दूसरा, क्या वो किसी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट या लीगल राइट के ज़रिए हासिल किया गया? बिकॉज़ हमने देखना है कि एसेट आइडेंटिफाइएबल है या नहीं है। हमने क्या देखना है कि एसेट जो है हमारा वो आइडेंटिफाइएबल है या नहीं है। हमने तो यही देखना है। अब आइडेंटिफाइएबल कैसे फ़ैसला होगा कि ये चीज़ आइडेंटिफाइएबल है या नहीं है? तो इसका बड़ा आसान सा है। आप देखेंगे क्या वो सेपरेबल है? और क्या उसको आपने किसी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट से या किसी लीगल राइट से आपने हासिल किया है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी गुडविल की बात करते हैं, जो हमारी अपनी ब्रांड की गुडविल है, वो सेपरेबल नहीं है। मतलब उसको आप सेपरेट नहीं करते। सेपरेबल का मतलब क्या होता है कि आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं, आप उसको सेपरेटली अलग से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आप देखो अब आप देखें कि मेरी अपनी ब्रांडिंग, मैं इसको क्या जाके बेच सकता हूँ सेपरेटली? नहीं। मैं उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, जी मेरे से ₹10 गुडविल ले लें? नहीं। तो वो सेपरेबल नहीं है। दूसरा कि आपने उस चीज़ को अगर खरीदा है या आप उस चीज़ को इस्तेमाल करें तो आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है या कोई लीगल राइट है, खरीद के लेके आए हैं, आपको राइट्स ट्रांसफ़र हुए हैं। इफ़ दैट इज़ द थिंग, अगर वो सेपरेबल भी है या वो किसी कॉन्ट्रैक्चुअल या अदर लीगल राइट्स की वजह से रेज़ हुई है, तो फिर हम क्या कहेंगे? आइडेंटिफाइबल है। अगर हम यहाँ पे आते हैं, इस एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं, ये जो मार्केटिंग एक्सपेंस है, हमने कह दिया कि जी 4 मिलियन के हमने क्या किए हैं, मार्केटिंग एक्सपेंस जो है वो किए हैं। हम कैपिटलाइज़ करना चाहते हैं। हम इसको क्यों नहीं कैपिटलाइज़ कर पा रहे? बिकॉज़ ये जो है ये आइडेंटिफ़ाइएबल ही नहीं है। ये आइडेंटिफ़ाइएबल नहीं है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसको एक्सपेंस अब आइडेंटिफ़ाइएबल का मतलब क्या है? 2 बातें। क्या सेपरेबल होनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्चुअल राइट से एग्जिस्ट करनी चाहिए। सर ये सेपरेबल भी नहीं है और ये 4 मिलियन के जो हमने खर्चे किए हैं ये कोई लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट के तहत नहीं है। दैट्स व्हाई हमने क्या कहा है इसको एक्सपेंस आउट कर दिया, हम इसे कैपिटलाइज़ नहीं करेंगे। तो अभी आपसे मैंने आपसे पूछा था, आपका यकीनन जवाब माइंड में आया होगा कि यार ये तो खर्चा है, तो खर्चे को तो हम एक्सपेंस आउट करेंगे, मार्केटिंग है। लेकिन उस मार्केटिंग के खर्चे को एक्सपेंस आउट करने की रीज़न क्या थी? कि वो मार्केटिंग का खर्चा जो है, जो हमने किया था, दैट मार्केटिंग का खर्चा वाज़ नॉट आइडेंटिफाइबल, दैट वाज़ नॉट आइडेंटिफाइबल। तो सेम एज़ गुडविल, कि जो हमारी गुडविल है, वो आइडेंटिफाइबल नहीं होगी, लेकिन जो गुडविल हम खरीदेंगे, जो हम गुडविल बाय करेंगे, जो हम गुडविल खरीद के लेके आएँगे, हम जब आईएफआरएस 3 के मुताबिक जो बिज़नेस कॉम्बिनेशन में लेंगे, वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होगी। हमने पता है कि हमने ये खरीदी है, हमें ट्रांसफ़र हुई है और हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लीगल राइट है, जिसकी वजह से हम इसको लेके बैठे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज़ कर रहे होंगे, जो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, डिस्कस किया था। अच्छा, पहला तो हो गया कि ये आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। दूसरा क्या था? नॉन मॉनेटरी होने चाहिए। क्या? नॉन मॉनेटरी। रिमेंबर जो मॉनेटरी एसेट्स मॉनेटरी एसेट्स का मतलब है पैसा, पैसा रखा हुआ है। मॉनेटरी एसेट्स जो हैं, वो कैश की फॉर्म में हैं और वो आपको फिक्स अमाउंट फ्यूचर में मिलनी ही मिलनी है। तो उसको आप यहाँ पे ट्रीट नहीं करेंगे।
जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, रिसीवेबल्स, ट्रेड डेटर्स, इनको आप कभी भी एज़ अ इंटेंजिबल ट्रीट नहीं करेंगे, ये मॉनेटरी है। इंटेंजिबल्स के लिए लाज़मी है ये क्या होने चाहिए, ये आपके नॉन मॉनेटरी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नॉन मॉनेटरी। और ये खर्चे एसेट के डेफिनेशन को जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस करके आए थे, उसको क्या करने चाहिए? फुलफ़िल करने चाहिए। मतलब आपके ऊपर कंट्रोल हो, आपका फ्यूचर बेनिफिट जो है वो क्या करे, वो आपका इससे रेज़ हो रहा हो, तो आप इसे क्या कर सकते हैं? आप इसे कैपिटलाइज़ कर सकते। गॉट इट? जैसे कंट्रोल की बात करें कि जो मार्केटिंग और टेक्निकल नॉलेज होगी, जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेके दे रही है, अगर आपने वो खरीदी हुई है, वो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेके दे रही है और वो किसी एग्रीमेंट के तहत आपने ली हुई है, तो इसको आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे ठीक है यार, ये मेरी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, मैंने एक्वायर भी किया है, सेपरेबल भी है, लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल राइट भी इसमें एग्जिस्ट करता है। आप इसे क्या करेंगे? आप इसको एंटिटी जो है वो मान रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी अपनी कस्टमर की लिस्ट है। अब आपकी अपनी कस्टमर की डेवलप लिस्ट है, ये आपने किसी कॉन्ट्रैक्चुअल या लीगल राइट से एक्वायर नहीं की। आप इसको बेच सकते हैं, लेकिन आपने किसी कॉन्ट्रैक्चुअल या लीगल राइट से जो है वो एक्वायर नहीं की। आपका कंट्रोल भी है, बेनिफिट्स भी है, लेकिन खुद की कस्टमर लिस्ट को आप कैपिटलाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपके पास आके कस्टमर लिस्ट को जो है वो खरीदता हूँ। अब वो आइडेंटिफाइबल भी है, सेपरेबल भी है, कॉन्ट्रैक्ट राइट भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो हम क्या करेंगे? उसको इंटेंजिबल जो है वो मान रहे होंगे। सिमिलरली जो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस होती हैं या इस तरह की सिमिलरली नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल कस्टमर रिलेशनशिप जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जो अगर उसमें कोई लीगल इम्पैक्ट मौजूद है एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन में, मतलब लीगैलिटी भी उसमें इन्वॉल्व है, सेपरेबल भी हैं, तो आप उसे क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नहीं इसमें है। फिर ये स्किल्ड स्टाफ हो गया या जो ट्रेनिंग के स्किल्स वगैरह होती हैं, बेनिफिट भी मिल रहा है आपको, कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है तो आप कभी भी इसको इंटेंजिबल के तौर के ऊपर ट्रीट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? उसके बाद हमने ये छोटी छोटी डेफिनेशंस भी डिस्कस आउट की थी, विच वर कैरिंग अमाउंट क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है, वो हमें अब डिस्कस करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। उसके बाद फिजिकल एंड नॉन फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ एसेट्स जो है वो हमने देखना है। मैंने सॉफ्टवेयर लिया है, मैंने सॉफ्टवेयर लिए। सॉफ्टवेयर किस में चल रहा है? सॉफ्टवेयर किस में चल रहा है? ज़ाहिर सी बात है, जो मैंने सॉफ्टवेयर बाय किया है वो किसी डिवाइस में, किसी कंप्यूटर में चल रहा है। तो उस एक इंटैंजिबल एसेट को इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास क्या है? उसकी फिजिकल सब्सटेंस है। आप जाते हैं, आप जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं। जो आप जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, लाइसेंस तो एक इंटैंजिबल एसेट है, लेकिन उसकी फिजिकल फॉर्म है, वो एक कार्ड की क्या है? हैसियत में जो है वो आपको दिया जा रहा है। आपके पास ये जो कॉपीराइट्स होते हैं, एक कागज़ पड़ा हुआ है। तो रिमेंबर, कुछ हमारे पास ऐसे इंटैंजिबल एसेट होते हैं जिसको हम फिजिकल सब्सटेंस मतलब मादे की फॉर्म में क्या कर रहे होते हैं? रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इस वक्त मेरे पास यूएसबी है, इस यूएसबी में डाटा पड़ा हुआ है। अब वो डाटा इंटैंजिबल है, लेकिन वो किस में रिप्रेजेंट हो रहा है? इस फिजिकल सब्सटेंस में रिप्रेजेंट हो रहा है। सीडीज़ हो गई, लाइसेंस वगैरह हो गए, पेटेंट फ़िल्म्स हो गई हैं। तो हैं तो ये इंटैंजिबल, लेकिन ये किस फ़ॉर्म में रिप्रेज़ेंट किए जा रहे हैं? फ़िज़िकल एलिमेंट की फ़ॉर्म में रिप्रेज़ेंट किए जा रहे हैं। तो आप इन्हें ये कहेंगे भाई ये तो यूएसबी है, इसलिए इसको आईएस16 में ले जाओ। नहीं भाई, ये इंटैंजिबल ही है। मेरे इस वक़्त स्क्रीन पे जो सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, बेशक लैपटॉप पे रन हो रहा है, इसको मैं क्या करूँगा? इसको मैं IAS38 में क्या करूँगा? मैं लेकर चल रहा हूँ। हाँ, तो ये एक चीज़ है। अच्छा, फिर कुछ ऐसी एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं जहाँ पे हम सिग्निफिकेंस देखते हैं कि किस चीज़ की सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। इस यूएसबी की बात करूँ, इस यूएसबी में जो डाटा पड़ा हुआ है,
ये यूएसपी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि इसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है? बताएँ। व्हिच इज़ मोर सिग्निफिकेंट? डाटा। तो हम क्या कहेंगे, हम इस यूएसपी की फिजिकल फॉर्म के ऊपर उस डाटा को क्या करेंगे, ज़्यादा तरजीह दे रहे होंगे। आपके पास लाइसेंस है, वो लाइसेंस बेशक कार्ड की फॉर्म में, लेकिन उसकी जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा है। ठीक है। अब फिजिकल फॉर्म तो है, लेकिन लाइसेंस फिजिकल प्रूफ दिखाने के लिए है, लेकिन वो राइट नॉन फिजिकल है। डाटा नॉन फिजिकल है, सिर्फ इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टोर करने के लिए। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको IS-38 में क्या करेंगे, लेकर चल रहे होंगे। लेकिन आप एसी लेके आते हैं, एसी को चलाने के लिए उसमें एक सॉफ्टवेयर हुआ है जो वो डिस्प्ले दिखा रहा है, ये टेम्परेचर है, ये रिमोट से ऑपरेट हो रहा है। इस एसी की एग्जांपल देखते हुए बताएं, क्या वो सॉफ्टवेयर सिग्निफिकेंट है कि वो फिजिकल फॉर्म वाला एसी ज्यादा सिग्निफिकेंट है? हम सॉफ्टवेयर नहीं ले रहे, हम एसी लेके आए हैं। हम सॉफ्टवेयर नहीं ले रहे, हम एसी लेके आए हैं। हम एसी का फ़ायदा ले रहे हैं, वो जो उस एसी में सॉफ्टवेयर हुआ है, वो तो बस डिस्प्ले दिखा रहा है। अगर वो सॉफ्टवेयर, वो डिस्प्ले बंद हो जाए, तो क्या एसी काम करना बंद हो जाएगा? योर आंसर विल बी नो। इसका मतलब यहाँ पे बेशक वो उस फिजिकल फॉर्म में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर मौजूद है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर की प्रेजेंस इसलिए इनसिग्निफिकेंट है। और जो फिजिकल एलिमेंट है हमारे पास, वो जो हमारे पास एसी पड़ा हुआ है, वो मोर सिग्निफिकेंट है। अब क्योंकि वो मोर सिग्निफिकेंट है, तो इसलिए हम उस एसी को पूरे के पूरे IS-16 में लेके जाएंगे। हम उस सॉफ्टवेयर को सेपरेटली ट्रीट नहीं कर रहे हैं। समझ लगी? आप जाएँगे, आप देखेंगे सीएनसी मशीन्स होती हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम कर रही होती हैं, कंप्यूटराइज़्ड मशीन है, इनमें सॉफ्टवेयर्स लगे होते हैं, सॉफ्टवेयर से ऑपरेट हो रही होती हैं। अब मशीन की वैल्यू जो है वो 10 करोड़ की है और सॉफ्टवेयर उसमें हुआ है 2 लाख रुपए का। तो आप क्या कहेंगे जी, सॉफ्टवेयर 2 लाख का, तो आप इसको इंटेंजिबल मान लेंगे? सर आप देखें ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या है, ज़्यादा बड़ा फ़ायदा किससे आ रहा है? मशीन से कि सॉफ्टवेयर से? मशीन से आ रहा है, तो आप उस पूरे के पूरे को किस में ट्रीट करेंगे? आप उसको पूरे के पूरे को IS-38 में नहीं बल्कि 16 में क्या करेंगे, ट्रीट कर रहे हैं। गॉट इट? एक और एग्जांपल, आप जाते हैं, आप लैपटॉप लेके आते हैं, वो लैपटॉप आपको देता है और लैपटॉप विंडो करके देता है। अब विंडो के बगैर क्या लैपटॉप चल जाएगा? द आंसर इज नो। क्या लैपटॉप के बगैर विंडो चल जाएगी? नहीं। तो ये पार्ट एंड पार्सल है, ये एक दूसरे के लिए लाजमी है, इसी की सिग्निफिकेंस बराबर है। तो इस केस में जो विंडोज़ है और कंप्यूटर है, इसको आप सेपरेबल नहीं कर सकते हैं। हम लैपटॉप को मानेंगे, IS-38 में ले जाएंगे। लेकिन विंडो करने के बाद अगर बीच में सॉफ्टवेयर किए गए हैं, तो वो चूंकि सेपरेट आइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल एसेट्स होंगे, वो हम क्या करेंगे, इसको लेकर चल रहे होंगे अंडर IAS-8। इज इट क्लियर? एक एग्जांपल है, following information relates to the financial statement of Fazal for the year ended 31 March 2015. The IT division has begun a training course for all manager in a new programming language at a cost of rupees 2 लाख। कि उसने कहा है कि हम न्यू प्रोग्रामिंग कोर्स जो है वो करवा रहे हैं 2 लाख की कॉस्ट पे। द कंसल्टेंट रनिंग द ट्रेनिंग कोर्स हैव क्वांटिफाइड द PV ऑफ द ट्रेनिंग बेनिफिट्स ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स टू बी 4 लाख। उसने कहा भाई ये आपको 4 लाख के बेनिफिट्स जो हैं वो कोर्स लेके देगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज करंट एसेट। उसने 4 लाख की जो कॉस्ट है, ये 2 लाख की कॉस्ट है, उसको क्या किया है, उसने उसको एसेट के ऊपर रिकॉर्ड कर दिया। The accounting policy note identifies that the cost will be written off over 2 years to match the benefit। उसने कहा जी अभी हम इसको खर्चा रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे से हम इसको बेनिफिट मिलेंगे, हम इसको लेके चलेंगे। हमने इसका करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो बताना है। अब ट्रेनिंग कॉस्ट जो है, ये कभी भी इंटेंजिबल की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करती। कौन सी? एंटिटी का कंट्रोल जो है वो सफिशिएंट नहीं है। आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करवा रहे हैं, क्या ये आपको कंफर्म पता है कि वो एम्प्लॉय ट्रेनिंग लेने के बाद भी आपके पास रहेगा? आप उसको ट्रेनिंग कराएं, वो निकल जाए, क्या करेंगे? तो आपका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर।
फ्यूचर बेनिफिट्स क्या उतने आएँगे, क्या नहीं आएँगे, ये भी नहीं पता, प्रोबेबल भी नहीं है आपको। तो चूँकि ये एसेट्स की डेफ़िनिशन को फुल नहीं कर रहा, तो आप इसे कभी भी आप इसको कैपिटलाइज़ नहीं करेंगे। तो जो फ़ज़ल ने जो इसको कैपिटलाइज़ किया है वो गलत है, बल्कि हम क्या करेंगे इसको खर्चा रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम अपनी प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट जो है वो बना रहे हों। आई होप आफ्टर दिस एग्ज़ाम्पल एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। तो ये चीज़ ना एक डिसीज़न की फ़्लो जो चार्ट है ये आपने याद रखना है कि हमने कब फ़ैसला करना है कि कौन-सी चीज़ जो है वो हमारा इंटैंजिबल है या नहीं। पहली बात है, पहला सवाल है जी, क्या वो चीज़ आइडेंटिफ़ाएबल है? यस, कहानी आगे, अगर नहीं एक्सपेंस आउट कर दो। क्या वो मॉनेटरी एसेट है? नो, एक्सपेंस आउट कर दो। क्या आप उसे कंट्रोल कर रहे हो? नो, एक्सपेंस आउट कर दो। क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं? नो, एक्सपेंस आउट करो। इन 4 सवालों में से किसी का भी जवाब किसी भी स्टेज के ऊपर नो आया ना, एक्सपेंस आउट हो जाना है। सर दुआएँ देंगे, इससे ज़्यादा आसान इंटेंजिबल नहीं हो सकता। 4 सवाल हैं, आइडेंटिफाएबल, नॉन मॉनेटरी, कंट्रोलिंग, इकोनॉमिक बेनिफिट। इन 4 सवालों का किसी भी स्टेज के ऊपर कोई भी जवाब नो आया, एक्सपेंस आउट कर दोगे। अगर इसका भी जवाब हाँ है, इसका भी जवाब हाँ है, इसका भी जवाब हाँ है, फिर आप क्या करेंगे? आप उसको एज़ अ इंटेंजिबल एसेट के तौर के ऊपर क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज़ कर रहे हों। गॉट इट? तो आपने याद रखना है इंटेंजिबल एसेट का मतलब क्या है? आइडेंटिफाइएबल, नॉन मॉनेटरी, कंट्रोल भी हो और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी आपको मिल रहे हों। और जिस बेनिफिट के ऊपर, जिस एसेट के ऊपर अगर दूसरा स्टैंडर्ड अपनी रूलिंग दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम हमेशा दूसरे स्टैंडर्ड की बात को तरजीह देंगे, उसको मानकर चल रहे हों। क्लियर है ये? ईज़ी पीज़ी? कोई एक भी यस आगे कैपिटलाइज़ नहीं, सारे यस होने चाहिए। कोई एक भी इनकार हो गया, तो इनकार है पक्का-पक्का। उल्टी बात कर दी मेरे भैया आपने। हुँ, क्लियर है ये फ्लो चार्ट से? आसान है कि मुश्किल है अभी तक? देखिए, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू मेक दैट थिंग ईज़ी फॉर यू कि आपको कोई चीज़ क्रैम ना करनी पड़े, रट्टा ना मारना पड़े। तो पूरा समझा के एंड पे फ्लो चार्ट दे रहा हूँ। ये फ्लो चार्ट याद रखना। अभी 5 सवाल हैं, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यार तैयब, भाई मैं क्लास करवा रहा हूँ और आपका शोर साथ में साउंड बजा रहा है यार। मुझे चाय ला देना यार, और शोर कम करो। क्या शोर कम करे यार? मेरा दरवाज़ा ही बंद कर दो। मेरा भी बंद कर दो यार। हाँ भाई, क्लियर है ये? अब तो नहीं शोर आ रहा? एवरीथिंग इज़ क्लियर? अच्छा जी। अब आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ इंटैंजिबल एसेट्स कि हमने इंटैंजिबल एसेट्स को कब रिकॉग्नाइज करना है, इनिशियल मेजरमेंट कब करनी है, वो हमने यहाँ पर देखना है। तो रिकॉग्निशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझेंगे कि रिकॉग्निशन कैसे है, कैसे नहीं है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है, उसमें हम इनिशियल
कॉस्ट क्या आएगी उसको देखेंगे, और सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर्स, और हमारे पास जो सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर होंगे हम क्या करेंगे उनको देखेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपनी कहानी को आगे लेके चलेंगे। सवाल अब दुनिया सुनिएगा, ध्यान से लेके चलिएगा कि आपने एक खर्चा कर दिया। अब ये सारे इंटैंजिबल्स के ऊपर जो खर्चे हो रहे हैं ये बेसिकली हमारे एक्सपेंसेस ही तो हैं। ये क्या है, हमारे सारे के सारे एक्सपेंसेस ही हैं। हम तो खर्चे करके बैठे हुए हैं। हमारा ये खर्चा हो गया। अब इस खर्चे को क्या कैपिटलाइज करना है? इस खर्चे को सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, आपने कॉस्ट इनकर की है और कॉस्ट आपने इनकर की है 5 लाख रुपया। अब सवाल आपके माइंड में रेज हो गया है, इस 5 लाख को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाना है या इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेके जाना है। मतलब इसको या तो आपने अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है या तो आपने इसको क्या करना है, अपना एसेट रिकॉर्ड करना है। अब हमारे पास यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई है। क्या हो गई है हमारे पास यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर कंफ्यूजन जनरेट हो गई है कि अब हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसकी अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, खर्चा हुआ जी, खर्चा हुआ। क्या खर्चा इंटैंजिबल एसेट को बन सकता है? द आंसर इज यस, खर्चा इंटैंजिबल एसेट बन सकता है। कब? हम 2 टेस्ट परफॉर्म करेंगे IAS 38 के। अगर वो दोनों टेस्ट पास हो गए एसेट, अगर किसी भी टेस्ट में फेल हो गया तो एक्सपेंस। अब वो 2 टेस्ट कौन से हैं और दोनों कंडीशन मैंडेटरी हैं, इनको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। पहला टेस्ट है डेफिनेशन टेस्ट और दूसरा टेस्ट है हमारा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का टेस्ट। हम क्या करेंगे, 2 टेस्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे। पहला टेस्ट है कि हम उसको डेफिनेशन देंगे, हाँ भाई तुम इसके मुताबिक क्या एसेट हो। अगर वो पास हो गया फिर सेकंड टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे, वो किसका होगा, रिकग्निशन का। अगर ये दोनों टेस्ट उसके पास हो जाएं तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज योर इंटैंजिबल एसेट। अगर इसमें से एक टेस्ट भी उसका फेल हो गया तो हम उसको इंटैंजिबल एसेट नहीं मानेंगे, बल्कि हम उसे क्या कहेंगे कि तुम क्या हो रहे हो, तुम यहां पर एक्सपेंस आउट हो रहे हो। क्या हो रहे हो, एक्सपेंस आउट हो रहे हो। क्या हो रहे हो, एक्सपेंस आउट हो रहे हो। अब जरा हम आते हैं डेफिनेशन वाले टेस्ट के ऊपर, उसको देखते हैं क्या है क्या नहीं। अब डेफिनेशन टेस्ट में आता है कि हम सवाल है व्हाट इज एन इंटैंजिबल एसेट, कह देंगे जी एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। ये है डेफिनेशन का टेस्ट। इसमें क्या देखेंगे, क्या ये आइडेंटिफाइबल है कि नहीं। पहली बात आइडेंटिफाइबल। अब आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या है, कैपेबल ऑफ बीइंग सेपरेटेड और राइजेस फ्रॉम लीगल राइट्स। जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, इनको आप सेपरेटली बेच सकते हैं, अपनी गुडविल को सेपरेटली बेच सकते हैं, तो ये आपका आइडेंटिफाइबल है। कंट्रोल्ड उसमें होना चाहिए कि आपको फ्यूचर बेनिफिट सिर्फ आपको ही हासिल होंगे, आपका इतना कंट्रोल है कि आप उसको अपने मुताबिक क्या कर रहे हैं, आप उसको इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। फिर उसके जो मुस्तकबिल के फ्यूचर बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे, उसकी सेल्स हो गई, उसकी कॉस्ट सेविंग हो गई, उसकी रॉयल्टी इनकम हो गई, एफिशिएंसी, सारा कुछ जो है वो आपको ही फ्लो होगा, उसके तमाम फायदे आप हासिल करेंगे। उसके अलावा उसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, मतलब दिस इज सॉफ्टवेयर, आई कांट टच इट। अगर ये चारों बातें पूरी हो रही हैं, आप कहेंगे हाँ यार इसने डेफिनेशन टेस्ट पास कर लिया, इंटेंजिबल एसेट तो है, इंटेंजिबल सा तो है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और आपका ये भी क्लियर हो गया। आपने कहा ठीक है। उसके बाद है एक टेस्ट पास हो गया, PRC क्लियर हो गई। अब आगे कैफ में, कैफ में आएगा जी इसका रिकग्निशन क्राइटेरिया। क्या आएगा, रिकग्निशन क्राइटेरिया। नो व्हाट इज रिकग्निशन क्राइटेरिया, दो चीजें, कि ये प्रोबेबल है कि उसके फ्यूचर बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। मैंने वर्चुअली सर्टेन नहीं कहा, सर्टेन का मतलब है 100%, प्रोबेबल का मतलब है कि 100 से कम है, मिलेंगे। क्या होंगे, फायदे मिलेंगे। जैसे कंपनी ने अगर परचेज किया सॉफ्टवेयर, उसको पता है इस सॉफ्टवेयर को चलाने से मेरी कॉस्ट सेविंग होगी ही होगी, तो आप कहेंगे हाँ। दूसरा कि उसकी कॉस्ट जो है वो रिलायबली मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट जो है वो क्या है, रिलायबली है।
मगर आपने 8 मिलियन का अगर कोई पेटेंट लिया है, वो 8 मिलियन आप वाकई कैलकुलेट कर सकते हैं और सही कैलकुलेट किए हैं। वो ना कोई खर्चा किया है और उस खर्चे को मेजर करना इम्पॉसिबल है, या वो रिलायबल मेजरमेंट नहीं आ रही, आपको आपके एक्सपेंसेस की वैल्यूएशन नहीं मिल रही। हाँ ठीक है भाई, इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी प्रोबेबल हैं, मेजरमेंट भी उसकी रिलायबल हो रही है, तो ठीक है। ये रिकग्निशन का टेस्ट भी क्या कर लिया है, पास कर लिया है। अगर ये रिकग्निशन का टेस्ट पास हो जाएगा तो हम कहेंगे मुबारक हो, आपके बच्चे ने दोनों टेस्ट पास कर लिए हैं। अब आपका बच्चा आपकी गंदी औलाद नहीं है, बल्कि आपका ये क्या है, नेक पूत है, जो आपको पैसे कमा के देगा। बिकॉज खर्चा तो और है। अब अगर आपने पैसा लगाया और पैसा नहीं कैपिटलाइज हुआ तो कहेंगे गंदी औलाद है, और पैसा कैपिटलाइज हो गया तो आप कहेंगे जी ये हमारा राजा बेटा है। जैसे फॉर एग्जांपल लड़कों की लाइफ में जो है वो क्या कहते हैं कि डेड सन इज बेटर देन अनएम्प्लॉयड सन। तो ये वही सीन है कि अगर लड़का जो है वो कामयाब हो गया, बेशक काला मैला वट जो भी है, वो माँ बाप की आंखों का तारा बन जाएगा। और अगर वो खुदा ना खास्ता ना हुआ तो वो अपने पूरे फैमिली के लिए सबसे बड़ी क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा। तो इंटेंजिबल भी वही है। दो टेस्ट पास कराओगे, पास हो गया तो एसेट है, एसेट है सबको प्यारा है। अगर कोई टेस्ट में फेल हो गया तो खर्चा जो है वो क्या होगा, सबके लिए बुरा होगा। तो रूल क्या है, डेफिनेशन टेस्ट और रिकग्निशन क्राइटेरिया बोथ सेटिस्फाइज इंटेंजिबल, अदरवाइज क्या करेंगे, हम एक्सपेंस जो है वो करेंगे। एग्जाम में क्या करता है एग्जामिनर, एग्जामिनर क्या करेगा, कंफ्यूज कहाँ पे करेगा, वो कह देगा जी फिजिकल सब्सटेंस में जो है वो क्या करेगा, आपको कंफ्यूज कर देगा। जैसे ये एसी वाली एग्जांपल दे दी आपको, सॉफ्टवेयर एसी मिक्स कर दिया, यहाँ पे जो है वो क्या करेगा, आपको तंग कर रहा होगा, घुमा रहा होगा। वो आपको सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स में घुमा रहा होगा कि आप फॉर एग्जांपल आज एक सॉफ्टवेयर लेके आए हैं, कल आपने उसके ऊपर थोड़ी सी उसकी मॉडिफिकेशन के ऊपर आपने पेमेंट कर दी है, इस पे घुमा रहा होगा। स्टाफ ट्रेनिंग एडवर्टाइजमेंट के ऊपर घुमाएगा कि साबित करेगा कि यार ये हैं ही हैं, इसको नहीं करना। इनिशियल मेजरमेंट वगैरह की बातें ये वाले जो है ना एग्जाम पॉइंट्स है, ज़रा मैं आपसे एंड पे डिस्कस करता हूँ। हम ज़रा यहाँ से अब आगे मूव करते हैं। तो रिकग्निशन वाला पॉइंट क्लियर है, टेस्ट की समझ आई है आप लोगों को। एवरीवन क्लियर, इजी है ना, कि मुश्किल है कि इंटरेस्टिंग है। भी सवाल करते हैं साथ साथ, देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग है। आप में से काफ़ी बच्चों ने पहले ही पढ़ा हुआ है, पिछले ज़माने के एफ आर में पढ़ के पास करके सी आर में आए हैं, तब इतना ईजी लगा था। चलो जी, हमने इंटेंजिबल को रिकॉग्नाइज कर लिया। अब है अबाउट द सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर। सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, बाद के खर्च। सॉफ्टवेयर लेके आते हैं, क्या वो सॉफ्टवेयर के ऊपर बाद में खर्चे होते हैं? द आंसर इज यस। अगर आप आज एक वेबसाइट डेवलप करें, या आप आज एक सॉफ्टवेयर डेवलप करें, क्या आप उसी सॉफ्टवेयर को विदाउट एनी खर्चा क्या थ्रू आउट द लाइफ चला सकते हैं? आंसर इज नो। आप हर रोज सुबह उठते हैं तो चैट जीपीटी का नया मॉडल आया होता है, जेमिनाई का नया मॉडल आया होता है, क्लॉड का नया मॉडल आया होता है, जूम में रोज 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 अपग्रेडेशन आ रही होती हैं, है कि नहीं? रोज या हर वीक में क्या फेसबुक की अपडेट्स आती हैं, क्या मेटा की अपडेट्स आती हैं, क्या व्हाट्सएप की अपडेट्स आती हैं? आप गेम्स को अपडेट करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करते हैं, क्यों? बिकॉज़ ये उनको बनाने के बाद एक कंटिन्यूअस डेवलपमेंट का काम जो है वो चल रहा होता है। क्या कर रहा होता है? चल रहा होता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट लाइक नॉर्मल एसेट्स जो हम पढ़ते आए हैं, इंटैंजिबल्स भी क्या हैं, एसेट्स हैं हमारे। एसेट्स तो खरीद लिए, एसेट्स को इनिशियली जब हम खरीदेंगे तो हम कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। एसेट खरीदने के बाद में भी खर्चे होते हैं, बाद में भी खर्चे होते हैं। ये आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप आज जाते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, बन गया, और आपने हर साल जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस की 500 रुपया रीन्यूअल फीस देनी है। अब ड्राइविंग लाइसेंस इज़ योर इंटैंजिबल एसेट, लेकिन उसकी जो रीन्यूअल फीस आप हर साल दे रहे हैं, क्या वो खर्चा नहीं है? और ये खर्चा कौन सा है? सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर है। कौन सा है? सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर है, बाद वाले खर्चे हैं। तो सवाल ये है सर कि सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर जो उस इंटैंजिबल्स के खरीदने के बाद होंगे, इनका हमने करना क्या है? जो हमारे बाद के खर्चे हैं, उस एसेट को खरीदने के बाद वाले खर्चे हैं, व्हाट टू डू विद दीज खर्चास। वाह गुलाबी अंग्रेजी मेरी। क्या इनको हमने कैपिटलाइज करना है? मतलब क्या हमने इनको IAS 38 के मुताबिक कॉस्ट का पार्ट बनाना है, या हमने इनको एक्सपेंस आउट करना है? सवाल हमारा यहाँ पे होगा। तो इसको ज़रा हम यहाँ पे करते हैं, समझते हैं कि भाई कहानी क्या है, उसको समझते हैं। आपके पास मौजूदा इंटैंजिबल एसेट था, अब आपने ख़रीदा हुआ है, इस्तेमाल कर रहे हैं, अब आप उसके ऊपर फर्दर खर्चे जो हैं वो कर रहे हैं। फर्दर खर्चे क्या कैपिटलाइज होने हैं? अमूमी तौर के ऊपर ना, अमूमी तौर के ऊपर नॉर्मली याद रखिएगा, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज नहीं होते। याद रखिएगा, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स अमूमी तौर के ऊपर जेनेरिकली एक्सपेंस आउट होते हैं, कैपिटलाइज नहीं होते। IAS 38 कहता है कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स को हम सिर्फ उस वक़्त ही कैपिटलाइज़ करेंगे जब आप उसको मेजर और एट्रीब्यूट कर सकते हैं एसेट्स के तौर के ऊपर। मतलब जो आपके एसेट्स की इनिशियल रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया था, क्या था? जो आपकी एसेट्स की रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया था, उसको फुलफिल कर रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आपने खर्चा किया है, इस खर्चे को आप मेजर भी कर रहे हैं, ठीक है? एसेट्स को एट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, मतलब एलोकेट भी कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, और इसकी वजह से एसेट की वैल्यू भी बढ़ रही है। मतलब क्या हो रही है? एसेट्स की वैल्यू भी बढ़ रही है। अगर मतलब एसेट्स की वैल्यू इस खर्चे से बढ़ रही है, फिर तो क्या करेंगे आप उसको, हाँ, कैपिटलाइज़ कर लेंगे। लेकिन ये बहुत रेयरली होता है कि बाद वाले खर्चों से ये वैल्यू बढ़े, या आप उसको ऐसे मेजर कर सकें, इसलिए ये अमूमन तौर पे क्या होते हैं, एक्सपेंस आउट हो रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि वाई 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 दे आर नॉट कैपिटलाइज, रीज़न क्या है? हम इन्हें क्यों नहीं कैपिटलाइज कर पा रहे? सिंपल सी बात है, ये खर्चे इसलिए कैपिटलाइज नहीं हो पा रहे होते बिकॉज देयर इज़ नो स्पेसिफिक एडिशन और रिप्लेसमेंट। जो इंटैंजिबल एसेट है ना, इसकी नेचर ऐसे ही होती है कि एक दफ़ा हो गया, अब उसमें कोई इज़ाफ़ा, एडिशन या डिलीशन नहीं हो रही। पेटेंट है, एक दफ़ा बन गया वही रहेगा। सॉफ्टवेयर एक दफ़ा बन गया, अब आप उस सॉफ्टवेयर को, उसमें फर्दर प्रोटोकॉल्स ऐड कर रहे हैं, लेकिन उसमें एडिशन नहीं कर रहे, ठीक है? मोस्टली 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 मेंटेनेंस होती है। जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है ना सॉफ्टवेयर्स के, वो मेंटेनेंस है। देखें, एक खर्चा है वेबसाइट को डेवलप करने का, एक खर्चा है वेबसाइट को चलाने का। ये जो चलाने वाले खर्चे होते हैं, जैसे आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, आप उसको अपग्रेड कर रहे हैं, उसके बग्स जो हैं वो फिक्स कर रहे हैं, उसको वायरस से प्रोटेक्शन दिलवा रहे हैं, ये सारा कुछ आप क्यों कर रहे हैं? ये सारा कुछ कर रहे हैं आप उसको एग्ज़िस्टिंग रनिंग रनिंग फ़ॉर्म में लाने के लिए। तो ये तो उसके रनिंग एक्सपेंस हैं। जिस तरह एक मशीन चलाने का खर्चा है, उस तरह ये एक वेबसाइट चलाने का खर्चा है। उस तरह ये एक सॉफ्टवेयर चलाने का खर्चा है। तो ये तो चलाने के खर्चे हैं, तो ये तो हमेशा एक्सपेंस आउट होते हैं।
क्या कभी ऐसा हुआ है कि जी मशीन को चलाने का खर्चा है, वो जो रनिंग कॉस्ट है मशीन की, आप उसे कैपिटलाइज़ करें? आपके पास बाइक है, बाइक को चलाने के लिए जो है वो आपको और उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है, उसका ऑयल चेंज करवाना पड़ रहा है, उसका फ़िल्टर चेंज करवाना पड़ रहा है। ये ऑयल चेंज, फ़िल्टर चेंज पेट्रोल, फ्यूल, क्या इसको कभी बाइक की कॉस्ट का पार्ट बनाया आपने? कभी भी? एवर? योर आंसर विल बी नो। सर वो बाइक को चलाने के लिए जो खर्चा हो रहा है, जो उसकी रेगुलर पीरियोडिक मेंटेनेंस है, अगर आप बाइक का ऑयल चेंज ना कराएं, बाइक का फिल्टर चेंज ना कराएं, बाइक की ब्रेक्स को चेंज ना कराएं, बाइक के टायर चेंज ना कराएं, तो क्या बाइक चल पाएगी? ना, नो, बाइक नहीं चल पाएगी। तो भाई अगर बाइक नहीं चल पाएगी तो इन सॉफ्टवेयर को भी चलाने का खर्चा है जो उसको उस रनिंग फॉर्म में लेके आएगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, ये जो मेंटेनेंस, बिकॉज सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स इंटैंजिबल्स में मोस्टली जो है वो क्या है, मेंटेनेंस के होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये आपके हमेशा एक्सपेंस आउट होते हैं, कैपिटलाइज नहीं, बिकॉज मोस्टली मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स में आती है। और थर्ड है कि आप इसको डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आप खर्चा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक मुकम्मल मेंटेनेंस खर्चा किया, अब आप उसको एलोकेट नहीं कर सकते। तो जब उसकी एलोकेशन नहीं है, मुश्किल है। फॉर एग्जांपल आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आप मार्केटिंग कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट हो रही है, मार्केटिंग हो रही है, सेल्स तो बढ़ रही हैं, लेकिन उस मार्केटिंग के खर्चे को क्या आप किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के ऊपर तक कर सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर से इसका इतना ताल्लुक है? नहीं कर सकते। आप उसको डायरेक्टली एक मार्केटिंग कैंपेन रन किया आपने अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, आप उसको कभी भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल उस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट, उस पर्टिकुलरली एसेट्स के ऊपर नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई हम इसे क्या करते हैं, हम इसे एक्सपेंस आउट करते हैं, कैपिटलाइज नहीं करते। तो आपने रूल्स क्या याद रखने हैं कि मेंटेनेंस एक्सपेंस आउट होगी, एनहेंसमेंट अगर कोई हुई तो क्या होगा, कैपिटलाइज। अभी फॉर एग्जांपल हमारा पोर्टल है, हमारे पोर्टल की लिमिट है कि हम 5000 स्टूडेंट्स को ही अकोमोडेट कर सकते हैं जिस पे आप लेक्चर ले रहे हैं। अब इस पोर्टल को रोज चलाने के लिए आप अक्सर देखते हैं जी वेबसाइट डाउन हुई होती है और आप रात के 3 बजे मैसेज कर रहे होते हैं जी वेबसाइट डाउन होगी, वेबसाइट डाउन होगी, वेबसाइट डाउन होगी। तो उस वेबसाइट को चला रहे हैं हम, रोज़ खर्चा हो रहा है, रोज़ एक बंदा बैठा हुआ है, चला रहे हैं, रात को अपग्रेड कर रहे होते हैं, ये मेंटेनेंस है, एक्सपेंस आउट है। अभी हम 5000 बंदों को अकोमोडेट कर रहे हैं, कल को हमने इस वेबसाइट को एक्सपैंड करके 10,000 पे करना है। अब वो जो एक्सपेंशन पे खर्चा होगा वो इन्हेंसमेंट है। वो अगर इन तमाम क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल करता हुआ एसेट्स का, कैपिटलाइज़ेशन का, इंटैंजिबल्स का, हम उसे क्या करेंगे, कैपिटलाइज़ करेंगे। अगर नहीं करेगा तो हम उसे भी नहीं करेंगे। तो आपको फिर क्या याद रखना है कि एग्ज़ाम्पल्स में कौन-कौन सी एक्सपेंस आउट होंगी और कौन-कौन सी पॉसिबल। देखिए मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है पॉसिबल, कि ये मुमकिना तौर के ऊपर क्या हो सकती हैं, कैपिटलाइज़ हो सकती हैं। मुमकिना तौर के ऊपर, पॉसिबिलिटीज़ है। अब मेंटेनेंस में कौन-कौन से जाएँगे, एनुअल सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, बग फिक्सेशन, वायरस प्रोटेक्शन, अपडेट्स हैं, एडवर्टाइज़मेंट, प्रमोशनल एक्टिविटीज़, स्टाफ ट्रेनिंग, रिलोकेशन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंसेस वगैरह सारे किसमें जाएँगे, मेंटेनेंस में। पॉसिबल कैपिटलाइज़ेशन क्या हो सकती हैं, मेजर सॉफ्टवेयर अपग्रेड जिसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर ले, लाइसेंस की एक्सटेंशन जिसकी वजह से आप बेनिफिट ज़्यादा ले रहे हैं, एडिशनल फीचर्स अगर आ जाएँ तो वो इसमें हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो रिमेंबर, क्या इंटेंजिबल एसेट है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया देखना है, मेजरमेंट देखो, उसके बाद क्या करो, आप उसको एक्सपेंस आउट जो है वो लेकर चल रहे हो। इज इट क्लियर? उसके बाद है हमारे पास तीसरा कंपोनेंट। सर इंटेंजिबल खरीद लिए, सारा कुछ हो गया, तमाम सवालों का जवाब मिल गए, अब रिकॉर्ड करना है। तो इनिशियल मेजरमेंट किसके ऊपर होगी और उसके कॉस्ट के कंपोनेंट्स क्या होंगे, उसको हमने देखना है। रिमेंबर IS 38 हमें कहता है कि इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पे करनी है, कॉस्ट पे। किस पे? कॉस्ट पे। किस पे? कॉस्ट पे।
ये सेम अंडर 16 पढ़ते हो, 40 पढ़ते हो, वही यहाँ पे चीज़ ला के लिखेंगे। अब सवाल ये है कि हम इंटैंजिबल एसेट्स को कैसे एक्वायर करते हैं? हम इंटैंजिबल एसेट्स को कैसे खरीदते हैं? आप इसको जाके सेपरेटली खरीद सकते हो। आप एसेट्स को एक्सचेंज कर सकते हो, अपना सॉफ्टवेयर दे के बदले में सॉफ्टवेयर ले लिया। गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल सकती हैं, वैक्सीन डेवलप्स करवा रहे हैं, इस तरह के पेटेंट्स वगैरह के लिए मिल जाते हैं। आप खुद डेवलपमेंट एंड रिसर्च करते हैं, फिर आप उसको डेवलप कर रहे हैं। या बिज़नेस कॉम्बिनेशन हम पढ़ते हैं कंसोलिडेशन में, वहाँ पे हम क्या करते हैं, लेकर चल रहे होते हैं। देयर आर 5 वेज़ टू एक्वायर इंटैंजिबल एसेट्स। कौन-कौन से? परचेज़ सेपरेटली, इनडायरेक्टली, एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स, इंटरनली जनरेट करोगे, या आप बिज़नेस कॉम्बिनेशन। और यही 5 चीज़ें हमने सीखनी है, चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब सबसे ज़्यादा आसान कौन-सा है कि हमने अगर जाके सेपरेटली परचेज़ की है, आप मार्केट में गए हो, सॉफ्टवेयर परचेज़ कर दी है, तो आपको पता है कि भाई कॉस्ट रिलायबली मेजर हो गई है, फ्यूचर बेनिफिट्स हमें आएँगे, एसेट के डेफिनिशन को भी है, सब कुछ करते हुए आप उसे क्या करेंगे, कैपिटलाइज़ करेंगे। तो कॉस्ट उसमें क्या आएगी, जो आपने खरीदा है सेपरेटली, परचेज़ प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट क्या आएगी हमारे पास, परचेज़ प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। अब परचेज़ प्राइस में वही परचेज़ प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटीज़, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, इसमें ट्रेड डिस्काउंट रिबेट्स वगैरह लेस करवाएँगे, तो हमारे पास परचेज़ प्राइस आ जाएगी। और डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट में क्या आ जाएगी, जो एम्प्लॉइज़ आपने स्पेसिफिकली उस प्रोजेक्ट के लिए हायर किए थे, जो प्रोफ़ेशनल फ़ी, लीगल फ़ी, कंसल्टेंसी फ़ी पे कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग उस प्रोडक्ट उसको परफ़ॉर्म करने के लिए, ये सारा कुछ जो है वो आपका पार्ट बन रही होगी। जैसे आपने सॉफ्टवेयर लिया 1 करोड़ का, 5 लाख की ड्यूटी पे की, 3 लाख का डिस्काउंट मिल गया, तो 10.2 मिलियन की हम क्या करेंगे, हम इसको कैपिटलाइज़ कर रहे हैं। ये सेम एज़ IAS 16 ही है, जो आप पढ़ के आते हैं, इसमें आपको एज़ सच कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। हम अभी पहला डिस्कस कर रहे हैं सबसे आसान, जिसमें आप एसेट्स को सेपरेटली परचेज़ कर कर बैठे हुए हैं। रिमेंबर, ये वाले एक्सपेंडिचर्स जो हैं, ये कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। हमने इनको हमेशा एक्सपेंस आउट करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़ होते हैं। IAS 38 का अब सवाल कर रहे हैं, सवाल में मल्टीपल चीज़ें आनी है, और मल्टीपल चीज़ें आनी है, बच्चों ने कन्फ्यूज़ हो जाना है कि भाई खर्चा कब कैपिटलाइज़ करना है या कौन-सा कैपिटलाइज़ नहीं करना। तो रिमेंबर, ये जो एडमिन और जनरल ओवरहेड्स होंगे, ये हमेशा एक्सपेंस आउट होंगे। अगर आप कोई नया अपना प्लेस ढूँढ रहे हैं बिज़नेस कंडक्ट करने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, स्टाफ ट्रेनिंग वगैरह, इस तरह की जो बिज़नेस एक्सपेंशन कॉस्ट है, ये भी इसमें नहीं आएगी। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज, जिसमें एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ वगैरह आती हैं, ये भी कभी भी कैपिटलाइज़ जो है वो नहीं होंगी। गॉट इट? तो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपने याद रखनी है, रिकग्निशन, उसके बाद समटाइम होता है कि हम उधार के ऊपर सामान लेके आते हैं। समटाइम क्या होता है, समटाइम जो है हम कहते हैं कि हम डेफर्ड पेमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? डेफर्ड पेमेंट जो है वो कर देंगे। तो डेफर्ड पेमेंट अगर हो जाए, तो फिर जो फाइनेंसिंग का इम्पैक्ट आएगा, मतलब अगर आज चीज़ 10 की है, मैं कहता हूँ जी मैं आपको पेमेंट 15 साल के बाद दूँगा, या मैं आपको पेमेंट 3 साल के बाद दूँगा, तो 3 साल के बाद जो है उसकी कीमत 10 होगी? द आंसर इज़ नो। अगर डेफर्ड पेमेंट है और वो नॉर्मल क्रेडिट टर्म से बियॉन्ड है, अब नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स का मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आज जाते हैं, आप आज जाके उधार पे सामान लेते हैं, आपको 90 डेज़ के लिए उधार पे सामान दिया जाता है। ये आपकी कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी जो है वो चल रही है। ठीक है? आपने एक सॉफ्टवेयर खरीदा, आपने वो भी उधार पे ले लिया, और आपने कहा मुझे 4 साल के उधार पे दे दें। अब ये बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स है। वो कहेगा कि ठीक है भाई, आज कीमत 10 थी, मैं तुम्हें 12 का बेचूँगा। अब ये जो 2 मिलियन ले रहा है, दैट इज़ इंटरेस्ट।
दैट इज़ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम फिर बोरिंग कॉस्ट जो है उसको देखेंगे कि अगर ये इंटरेस्ट लाज़मी है और ये जो हमने एसेट लिया वो क्वालिफाइंग एसेट था उसके लिए, तो हम इस इंटरेस्ट को क्या करेंगे, कैपिटलाइज़ करेंगे। और अगर ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे। ये छोटा-सा पॉइंट है बट यहाँ पे गलतियाँ होनी हैं। अब क्या हुआ, हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे इंटैंजिबल एसेट जो है उसको बाय किया और हमने उसको बाय किया डेफर्ड पेमेंट्स पे। डेफर्ड पेमेंट्स पे जब हमने बाय किया तो हमने इंटरेस्ट पे करना है फॉर एग्ज़ाम्पल 4 मिलियन का। अब सवाल ये है ये 4 मिलियन का क्या करना है? तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हम देखेंगे क्या ये जो इंटैंजिबल एसेट है, क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है? क्वालिफाइंग एसेट एज़ पर बोरिंग कॉस्ट के वो एसेट जिसको कंप्लीट होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे और ये लोन उसी के लिए, बिकॉज़ ये इंटरेस्ट उसी के लिए है। अगर वो क्वालिफाइंग एसेट भी है तो ये 4 मिलियन हम कैपिटलाइज़ करेंगे, हम इस इंटैंजिबल एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना लेंगे एज़ पर IAS 23। लेकिन अगर ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो फिर ये क्या आ जाएगा, ये 4 मिलियन जो है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा होगा। ये छोटी सी बात है लेकिन ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है बिकॉज़ हमने यहाँ पे वेरियस स्टैंडर्ड्स को लिंक करना है। अब यहाँ पे तो हम IAS 23 नहीं पढ़ रहे, हम तो यहाँ पे IAS 38 पढ़ रहे हैं, लेकिन IAS 38 पढ़ते हुए भी मुझे पता है कि अगर मुझे किसी इंटैंजिबल को बनाने में टाइम लग रहा है और वो क्वालिफाइंग एसेट है, उस पे इंटरेस्ट इनकर हो रहा है, तो यहाँ पे IAS 23 कहता है कि भाई क्वालिफाइंग एसेट्स के ऊपर अगर इंटरेस्ट इनकर होगा तो वो कैपिटलाइज़ करेंगे और बोरिंग कॉस्ट को एसेट कॉस्ट का पार्ट बना रहे होंगे। इज़ इट क्लियर? उसके बाद अगर कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो इससे मुंसलिक तो हैं लेकिन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, तो वो जिस रेलेवेंट हेड से बिलॉन्ग करते हैं, आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, आप उसको शो कर रहे होंगे। ये पॉइंट क्लियर है? डेफर्ड पेमेंट वाला और खर्चों वाला, वो तमाम खर्चे जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, वो आपने क्या करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर रहे होंगे। उसके बाद है कि कब तक कोई खर्चा हम इंटैंजिबल्स की कैरिंग वैल्यू में ऐड करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी खर्चा वो उस कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा या कोई भी खर्चा ऐसा है जो ऑपरेशंस के लिए लाजमी है, जैसे इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस वगैरह जो है वो हो गए हैं, या एसेट्स की या इंटैंजिबल्स की टेस्टिंग कॉस्ट हो गई हैं, या जो रीडिप्लॉयमेंट कॉस्ट होगी, इस तरह के खर्चे हैं। अगर ये खर्चे हो रहे हैं तो इसको आप एसेट की कैरिंग वैल्यू का पार्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस लॉजिक्स को अगर आपने याद रखना है, इंटैंजिबल एसेट्स को देखना है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को देखना है, इनिशियल मेजरमेंट को देखना है, कॉस्ट के कंपोनेंट्स को देखना है और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने एसेट को रिकॉर्ड करना। क्लियर है ये? हाँ भाई, क्लियर टू एवरीवन? अब हम इस पूरे कंसेप्ट की अगर समरी देखें और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर फिज़िकल सब्सटेंस खाली जो है उसकी बेसिस के ऊपर इंटैंजिबल का फ़ैसला नहीं करना, सिग्निफिकेंस जो है वो देखनी है क्या नहीं है। हर वो चीज़ जो है जो फिज़िकल नहीं है वो इंटैंजिबल नहीं होती। इंटैंजिबल को रिकॉर्ड करने के लिए आइडेंटिफाइएबल, कंट्रोल्ड और उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्यूचर देखने हैं। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर यूजुअली एक्सपेंस आउट होते हैं, नॉर्मली बड़े रेयर केसेस हैं जिसमें कैपिटलाइज़ होंगे, ये चीज़ याद रखनी है। स्टाफ ट्रेनिंग, रिलोकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल ओवरहेड एक्सपेंस आउट होंगे। इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किसके ऊपर होगी, कॉस्ट के ऊपर होगी। हाँ, कहीं पे फेयर वैल्यू पे होती है लेकिन वो दूसरा स्टैंडर्ड है। जैसे आप जाके पढ़ेंगे IFRS गुडविल, जो गुडविल एक्वायर होती है उसको हम फेयर वैल्यू पे करते हैं, बट वो यहाँ पे नहीं, वो IAS 38 पे नहीं, वो किसी और स्टैंडर्ड में आ रही होती है। और कैपिटलाइजेशन कब हम ऐड करेंगे, जब एसेट
इस्तेमाल के लिए रेडी है, मतलब जब वो इंटेंडेड यूज़ की फॉर्म में आ गया तब हम क्या करेंगे, उसके कैपिटलाइजेशन को एंड कर दें। आई गेस दिस समरी इज इनफ टू मेमोराइज दिस वन। हम सवाल करते हैं, कैलकुलेट द cost that can be capitalized. Atik Limited acquires new technology that will significantly reduce its energy cost for manufacturing. Cost incurred include cost of new technology है 15 लाख रुपए की, ट्रेड डिस्काउंट है 2 लाख का, ट्रेनिंग कोर्स है स्टाफ की 70,000 की, इनिशियल टेस्टिंग ऑफ टेक्नोलॉजी 20,000 की है, लॉसेज इनकर्ड वाइल अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट शट डाउन ड्यूरिंग टेस्टेड एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कॉस्ट जो है 15 की ये ऐड करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट उसने प्रोवाइड किया है वो हम इसमें से लेस करवा देंगे, एक्सपेंस आउट हो जाएगी, इनिशियल टेस्टिंग कॉस्ट जो है 20,000 रुपये की वो हम इसमें ऐड करेंगे, लॉसेस ये तो ऑपरेशनल लॉसेस हैं, ये इसका पार्ट नहीं बनेंगे तो ये इग्नोर कर देंगे। 15 में 2 हो गए 13, 13 में 20 ऐड किए तो 1320 पे हम क्या कर रहे होंगे, इसको रिकॉर्ड कर रहे हों। क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? एक और सवाल देखते हैं, कहता है जी डिस्कस विच ऑफ द अबव, अब ये डिस्कस है, जहाँ डिस्कस का वर्ड आ जाएगा ये थियोरेटिकल क्वेश्चन हो जाएगा। कहते हैं डिस्कस विच ऑफ द अबव कॉस्ट रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ पेटेंट कैन बी कैपिटलाइज। कहते हैं ऑन 30 जून 2024 हबीब लिमिटेड डिस्कवर डैट इट हैड बीन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इलीगली, सिंस दिस प्रोडक्ट हैपन टू बी अ पेटेंट प्रोडक्ट के फॉर विच दे डिड नॉट हैव नेसेसरी राइट। ठीक है, HL immediately shut down its factory and hired a firm of lawyers to act on behalf of acquisition of necessary rights to manufacture this patent product। 2 नंबरी कर रहे थे, उनको बाद में ख्याल आया कि पकड़ेंगे छितर बहुत पड़ेंगे, तो उन्होंने क्या किया है, अब लाइसेंस के लिए जो स्टेप्स हैं वो उन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। कहते जी लीगल फ़ी इनकर्ड हुई है 50,000 2014 में। ठीक है, द लीगल प्रोसेस वॉज फाइनलाइज्ड ऑन 31 जुलाई 2014। HL was then required to pay 8 लाख to purchase the rights including रुपीस 8 लाख एज रिफंडेबल टैक्सेस। अब देखें, आपने ये लीगल राइट्स परचेज की हैं पेटेंट्स के लिए, तो कितने के हैं, 8 लाख की आपने रकम ली है, इस 8 लाख में से 80,000 आपको रिफ़ंड हो जाएगा, तो 80,000 आप इसमें से लेस करवाएंगे तो आपको, तो ये आपकी परचेज प्राइस कितने की पड़ी है, 7,20,000 रुपये की। फिर कहता है लीगल फ़ीस, अब लीगल फ़ीस जो है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, तो लीगल फ़ीस जो है वो हम इसमें क्या करेंगे, 50,000 ऐड करेंगे। फिर वो कहता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई फैक्ट्री वॉज शट डाउन, ओवरहेड कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 40,000 वर इनकर्ड। ये जो ओवरहेड है ये तो इंसिडेंटल कॉस्ट नहीं है, ये इस एक्विजिशन से इसका ताल्लुक जो है वो नहीं है, बिकॉज आप इलीगल काम कर रहे थे तो 2 नंबर छुपाने के लिए करना पड़ा, तो सर ये इसमें नहीं आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दीजिएगा। उसके बाद है सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर लॉस्ट ड्यू टू शट डाउन, टोटल सेल्स ओवर अगस्त एंड सितंबर वॉज 20,000 बट इट्स एक्सपेंसेस वर 50,000 एंड रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ 30,000। अब देखें, ये लॉस हुआ है अगस्त और सितंबर में, आपका प्रोसेस हुआ जुलाई में, तो ये आफ्टर द एक्विजिशन हुआ है,
ये क्या हुआ है आफ्टर द एक्विजिशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, हम सारी जो प्रीवियस डिस्कस करके आए हैं ये आफ्टर एक्विजिशन हुआ है, क्योंकि ये आफ्टर एक्विजिशन हुआ है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस आउट होगा, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद टू इंक्रीज मार्केट शेयर एचएल स्पेंड एन एक्स्ट्रा ₹25,000 aggressively marketing its product. The marketing campaign was successful, resulting in sales रिटर्निंग टू प्रॉफिटेबल। सर मार्केटिंग के बारे में बड़ी तफसीलन बात की थी। अकॉर्डिंग टू IAS 38 ये कैपिटलाइज नहीं होता बिकॉज सेपरेबल नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस आउट कर रहे हैं। क्लियर टू एवरीवन? यार ये शोर ना किया करो, मैं क्लास करा रहा हूँ यार। हाँ भाई, यहाँ तक कोई सवाल है किसी बच्चे का? एनी क्वेश्चन बाय एनीवन? ऑल क्लियर? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। हम इस एक्विजिशन की बात कर रहे थे, हमने देखा पहला डायरेक्ट एक्विजिशन है, उसको सारा कुछ हमने यहाँ पे देख लिया। अब नंबर 2 पे हम देखेंगे कि अगर एक्सचेंज हो जाए तो उसको कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। नंबर 3 पे अगर गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलें तो उसको कैसे लेके चलेंगे। फिर नंबर 4 पे हम देखेंगे कि जो हमारे इंटरनली जनरेटेड हैं, जो हमने खुद बनाए हैं, वो क्या होंगे। और नंबर 5 पे देखेंगे कि जो हमारे बिज़नेस कॉम्बिनेशन में आते हैं उनको हम किस तरह लेके चलेंगे। तो ये है, तो ये तो हमारा डन हो गया। अब ज़रा हम इन दोनों की बात करते हैं कि एक्सचेंज में क्या होगा और गवर्नमेंट ग्रांट में हम किस तरह से लेके चलेंगे। इनको अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन जो है वो डिस्कस आउट करते हैं। अब आपने इंटैंजिबल एसेट जो है वो ख़रीदा है इन एक्सचेंज ऑफ एन अदर एसेट। एक एसेट दिया और आपने क्या किया, आपने दूसरा एसेट जो है वो लिया। साफ सीधी बात है, अगर आपने एसेट जो है वो एक्सचेंज करके लिया है तो वन थिंग मस्ट बी श्योर कि दे बोथ मस्ट नीड द डेफिनेशन एंड रिकग्निशन क्राइटेरिया ऑफ इंटैंजिबल्स। वो होंगे तो फिर ही हम लेके चलेंगे। हाँ, अब जो आपने एसेट एक्वायर किया है, जो इस एक्सचेंज से ख़रीदा है, क्या किया है, एक्सचेंज से ख़रीदा है, और जो जो आपने एसेट बेचा है इसके बारे में आप रिमेंबर याद रखिएगा कि हम उसको अपना एसेट तब मानेंगे और जाने वाले को हम डिस्पोजल तब मानेंगे जब इस ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस मौजूद है। क्या? कमर्शियल सब्सटेंस जो है वो मौजूद है। अब कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की है, उसमें कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या है कि उसके फ्यूचर कैश फ्लोज जो हैं वो चेंज होंगे एज़ कंपेयर टू द ट्रांजैक्शन। मतलब आपको पैसे-पूसे जो हैं वो मिल रहे होंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, इसको मान रहे होंगे कि हाँ, इसमें कमर्शियल सब्सटेंस है, हमने एक्सचेंज किया है, थोड़े पैसे लिए हैं, थोड़े पैसे दिए हैं, अब हम इस एसेट को इस्तेमाल करेंगे तो इसका कैश फ्लो भी हमें आएगा। तो फिर आपने जो एसेट डिस्पोज़ ऑफ किया है,
उसका क्या निकालेंगे? गेन निकालेंगे। उसका गेन निकालने का जो डिस्पोज़्ड एसेट्स है, तो जो डिस्पोज़ल ऑफ एसेट्स पढ़ के आ चुके हैं, उसके मुताबिक आप क्या करेंगे? गेन निकालेंगे। अब वो गेन निकालने का फ़ॉर्मूला क्या होगा कि आपको जो सेल प्रोसीड्स मिलेंगे, बेसिकली यहाँ पे सेल प्रोसीड नहीं होगा, यहाँ पे जो आपके पास आएगा एसेट एक्वायर्ड, आप वो ले लेंगे कि आपने कितना एसेट एक्वायर किया है। उसके बाद आपने जो कैश वगैरह दिया होगा, कैश गिवन या माइनस, उसको आप यहाँ पे काउंट फॉर करेंगे। आपके पास नेट सेल प्रोसीड्स आ जाएंगी। इसमें से आप लेस करवाएंगे डब्ल्यूडीवी ऑफ इंटैंजिबल, तो आपके पास गेन या लॉस आ रहा होगा। ये एज पर अकाउंटिंग वाला है। अगर आपके प्रैक्टिस सवाल आएंगे तो हम वहाँ पे इसको डिस्कस आउट कर रहे होंगे। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हम किस तरह से इसको लेके चलेंगे। ट्रांजैक्शन हो गई, ट्रांजैक्शन हमने मान ली, उसमें कमर्शियल सब्सटेंस भी था, हमने कमर्शियल सब्सटेंस को ही मान लिया, सारा कुछ कर लिया। अब हमने जो कॉस्ट ऑफ द इंटैंजिबल, जो हमने एसेट ख़रीदा है, उसकी नए एसेट की कॉस्ट क्या होगी? क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम क्या होगा? नए एसेट की कॉस्ट, कि जो हमने नया एसेट ख़रीदा है उसकी कॉस्ट क्या होगी, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। तो रिमेंबर, सबसे पहली प्रायोरिटी हम पता है किस चीज़ को देंगे? क्या? कि जो हमने एसेट दिया है फेयर वैल्यू उसकी, प्लस कैश पेड या रिसीव, पहली प्रायोरिटी ये है। मतलब क्या हुआ कि ओल्ड एसेट की हम लेंगे फेयर वैल्यू। वो आपको ओल्ड एसेट की एग्ज़ाम में क्या करेगा, ये मैं आपको IAS 16 में भी सिखाता हूँ। वो आपको क्या करेगा, वो आपको ओल्ड एसेट की कॉस्ट गिवन कर देगा, इग्नोर कर देनी है। वो आपको ओल्ड एसेट की बुक वैल्यू गिवन कर देगा, इग्नोर कर देनी है। आपने क्या लेना है? जो एसेट आप दे रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू, उसकी क्या लेनी है? फेयर वैल्यू जो है वो आपने देनी है। अगर आपको कोई कैश वगैरह मिला है तो आप उसमें माइनस कर देंगे। अगर आपने कैश पे किया है तो आप वो क्या करेंगे? वो आप इसमें ऐड कर देंगे। तो आप इसे क्या करेंगे? अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हम इस तरह से क्या करेंगे? लेके चलेंगे। क्या करेंगे? इस तरह से लेके चलेंगे। रिमेंबर, अगर ये हमारे पास नहीं है, अगर इसमें से हमारे पास डाटा मिसिंग है, इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी मिसिंग है, फिर फेयर वैल्यू मतलब आपके ये इन्फॉर्मेशन कब मिसिंग है? अगर ये हमारे पास फुलफिल नहीं, मतलब ओल्ड एसेट की हमें फेयर वैल्यू नहीं पता, तो फिर जो हमने एसेट ख़रीदा है उसकी फेयर वैल्यू अगर वो हमें पता है, वो ज़्यादा एविडेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे? उस पर रिकॉर्ड कर लेंगे। दैट इज़ द सेकंड प्रायोरिटी। पहले पे ये कि पुराने वाले की फेयर वैल्यू प्लस कैश गिवन माइनस, अगर वो नहीं पता तो फिर जो नया लिया है उसकी फेयर वैल्यू। और अगर आपको ना नए वाले की फेयर वैल्यू पता है, ना पुराने वाले की फेयर वैल्यू पता है, तो फिर आप जाएँगे थर्ड प्रायोरिटी पे। और वो थर्ड प्रायोरिटी क्या होगी कि आपका ओल्ड एसेट, जो आपने ओल्ड एसेट दिया था, उसकी कैरिंग वैल्यू, इसमें आप जो है वो कैश का क्या करेंगे? आप इम्पैक्ट जो है वो ऐड करेंगे। ये कब करेंगे? जब आपको किसी ना नए वाले की ना पुराने वाले की फेयर वैल्यू पता है, या जब हमारा कमर्शियल सब्सटेंस लैक कर रहा है, तब हम इस तरह से नए एसेट की वैल्यू जो है वो क्या करेंगे? रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ये टेबल, ये लॉजिक आप सबको क्लियर है? बेसिकली इट बिलोंग्स फ्रॉम IAS 16, जो हम FR में पढ़ के आते हैं। हाँ, भाई क्लियर है ये? जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है जी, मैं ये एग्जांपल जो है ना, अब आप कहेंगे जी अभी तो हम पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर, तो मशीन और सॉफ्टवेयर ज़रा इसको मैं अल्टरनेट कर रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ ये रूल समझा रहा हूँ। अभी आगे जाके प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम सॉफ्टवेयर से भी एक्सचेंज देखेंगे, बट अभी सिर्फ ये रूल्स, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी के रूल समझाने के लिए सिर्फ जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ए एक्सचेंज है मशीन जिसकी कैरिंग वैल्यू 10 मिलियन थी और फेयर वैल्यू 12 मिलियन थी फॉर अ पेटेंट। उसने एक मशीन दे के क्या ले लिया है? उसने पेटेंट जो है वो ख़रीद लिया है। कंपनी ए ने 2 मिलियन कैश भी पे किया है। फेयर वैल्यू ऑफ मशीन गिवन अप,
अब पहले अगर देखें सिनेरियो में, अगर फर्स्ट सिनेरियो है तो हमें पता है कि फेयर वैल्यू क्या है। तो ओल्ड मशीन की फेयर वैल्यू 12 आ गई और हमने कैश कितना पे किया, हमने कैश पे किया 2 का। तो हम अपने पेटेंट को क्या करेंगे, 14 मिलियन का रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज ये पहली प्रायोरिटी थी। अगर हमें फेयर वैल्यू ऑफ मशीन गिवन ना होती, हमें फेयर वैल्यू ऑफ मशीन गिवन ना हो और हमें कहा जाए कि पेटेंट की फेयर वैल्यू 15 मिलियन है, तो हम क्या करेंगे, हम 15 मिलियन के ऊपर क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड कर देंगे। और अगर हमें नए वाले की भी नहीं पता, पेटेंट की भी नहीं पता, मशीन की भी नहीं पता, तो फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन कितनी कीमत थी, 10 मिलियन, कैश कितना पे किया, 2 मिलियन, हम किस पर रिकॉर्ड करेंगे, 12 मिलियन के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। आई होप आफ्टर दिस एग्जाम्पल आप लोगों को इंटैंजिबल में इस एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन समझ आ गई है। इसमें कोई किसी किस्म की दिक्कत प्रॉब्लम आप लोगों को फेस नहीं होगी। याद रखिएगा, ऑलवेज लुक फॉर द कमर्शियल सब्सटेंस, और जब एसेट को रिकॉग्नाइज करना है या डी रिकॉग्नाइज करना है, दोनों के लिए ये चीज़ हमारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है ये? आप लोगों ने ये IS 16 में पढ़ा होगा, FAR में। याद है कि भूल गए हुए हो? सेम एक्सचेंज के ऊपर ये चीज़ आती है, वहां पे बच्चे अक्सर 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 सफ़र कर रहे होते हैं। अब क्लियर है मेरे ख्याल से, आज के बाद इतनी क्लियर एग्जाम्पल के बाद तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम सेकंड डिस्कस करते हैं, दैट इज एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स बाय द गवर्नमेंट ग्रांट, IS 20। इससे पहले मैंने आपको प्रीवियसली 23 के साथ इसका जो है वो ट्रीटमेंट बताया था। अब हम IS 20 गवर्नमेंट ग्रांट के मुताबिक क्या करेंगे, इसको जो है वो अकाउंट फॉर करेंगे। अब जब गवर्नमेंट ग्रांट है तो गवर्नमेंट ग्रांट के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड आएगा वो कौन सा होगा, IS 20। अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पे आपको इंटेंजिबल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, या बहुत थोड़े से पैसे मिल जाते हैं, या गवर्नमेंट जो है वो क्या कर देती है, वो आपको सपोर्ट जो है वो कर रही होती है। अब ये गवर्नमेंट क्या करती है, किस तरह से, फॉर एग्जांपल आपको एयरपोर्ट के ऊपर लैंडिंग राइट्स जो हैं वो मिल जाती है, वो ट्रांसफ़र कर देती है। एग्जांपल दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ ग्रांट देती है। आपको टीवी का लाइसेंस दे दिया, रेडियो ऑपरेट करने का लाइसेंस जो है वो दे दिया, आपको इंपोर्ट कोटा जो है लाइसेंस दे दिया, इंपोर्ट कोटा जो है वो अलाउ कर दिया, या रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज जो हैं उनकी इस्तेमाल करना जो है वो अलाउ कर दिया। फॉर एग्जांपल यू आर रिसर्चिंग, और कुछ मेडिसिन्स जो हैं, कुछ फार्मूलाज गवर्नमेंट ने बैन किए हुए हैं, आप गवर्नमेंट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट ठीक है आपको आपके रिसर्च बेस के लिए वो क्या कर देती है, वो अलाउ कर देती है कि हाँ यार तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फॉर्म्स हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट्स आपको दे रही होती है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, रिमेंबर ऑप्शन नंबर 1 है कि उसको आप इंटेंजिबल एसेट भी रिकॉर्ड करो और ग्रांट को भी रिकॉर्ड करो, किसके ऊपर, फेयर वैल्यू के ऊपर। क्या क्या करना है आपने, आपने क्या करना है कि इंटेंजिबल एसेट को और जो ग्रांट इनिशियली दी गई है उसको किसके ऊपर रिकॉर्ड करना है, फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करना है। ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है कि इंटेंजिबल एसेट को नॉमिनल अमाउंट के ऊपर रिकॉर्ड कर लो, प्लस जो खर्चे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होंगे उसको बनाने में या उसको इस्तेमाल करने के लिए वो ऐड कर लीजिए। ये 2 ऑप्शंस हैं, फेयर वैल्यू या नॉमिनल कॉस्ट। जैसे एग्जांपल है, गवर्नमेंट ग्रांट अ रेडियो लाइसेंस टू कंपनी बी फ्री ऑफ चार्ज। कंपनी ने बी को उसको फ्री ऑफ चार्ज दे दिया, और फिर वैल्यू लाइसेंस कितनी है, 8 मिलियन की है। ऑप्शन 1 क्या है कि आप इसको 8 मिलियन की इनकम के तौर के ऊपर रिकॉर्ड कर लें। वो एसेट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, लाइसेंस जो है। और गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देंगे डेफर्ड इनकम।
अब वो इस इनकम को किस लाइफ पे रिकॉर्ड करेंगे वो हम एट द एंड ऑफ जाके लाइफ को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन आप इसको डेफिनेट इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उसको लेके चलेंगे। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स, जिसमें आप उसको ग्रांट को उसकी कॉस्ट से भी लेस करवा सकते हैं, अदर इनकम के तौर पे भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको नॉमिनल अमाउंट पे रिकॉर्ड कर लो। फॉर एग्जांपल लाइसेंस मिला है 8 मिलियन का, फ्री में मिला है, आप 10 रुपये का लिख लो, आप 100 रुपये का लिख लो, आप 1000 रुपये का लिख लो, यू कैन डू दिस। और उसके बाद जो उस लाइसेंस को चलाने ही कॉस्ट होगी, रजिस्ट्रेशन वट उसको क्या करो, 8 करो और अपने एसेट को 5,10,000 का, 5,00,000, 1,000 का क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो। दिस आर द बोथ वेज इन विच यू कैन ट्रीट द इंटेंजिबल एक्वायर्ड ड्यू टू गवर्नमेंट ग्रांट। क्लियर है ये? तो गवर्नमेंट ग्रांट फ्री की इनकम है, लेकिन आप इसको IAS 20 के मुताबिक फेयर वैल्यू पे या नॉमिनल अमाउंट प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट पे क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। डन। अब हम चलते हैं आगे। अब आगे जाके दो तीन बातें रह गई हैं, इसमें हम इंटरनली जनरेटेड को देखेंगे और बिजनेस कॉम्बिनेशन को देखेंगे। अभी जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे ये वाली, मैंने अभी हमारे ये 3 एक्विज़िशन वाले पॉइंट्स जो हैं वो हो गए हैं, अब ये वाले रह गए हैं। इसकी हम डिस्कशन इनिशियल लेक्चर में थोड़ी बहुत करके आए थे, बस इसको हमने पॉलिश करना है। मेन हमारे लिए क्या रह गया होगा, इंटरनली जनरेटेड रह गया होगा, जिसको हम क्या करेंगे, डिस्कस आउट जो है वो कर रहे होंगे। अगर मैं आपके साथ एक कंपैरिजन टेबल जो है वो शो करूँ, ये जो अभी हमने एक्सचेंज ऑफ एसेट्स पढ़ा या गवर्नमेंट ग्रांट्स पढ़ा, अगर इसका हम कंपैरिजन टेबल देखें तो रिकग्निशन मेथड में भाई क्राइटेरिया मीट हो रहा है, कमर्शियल सब्सटेंस होनी चाहिए एक्सचेंज में, इसमें फ्री ऑफ चार्ज मिल रहा है, तो आप इसको फेयर वैल्यू पे या नॉमिनल अमाउंट पे रिकॉर्ड कर सकते हो। इस पे कॉस्ट क्या होगी, हमने 3 स्टैंडर्ड्स पढ़े। स्टैंडर्ड नंबर 1 फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश, फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड एसेट अगर ये एविडेंट है, और अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन नहीं है तो कैरिंग अमाउंट ले जाएंगे। इस पे गवर्नमेंट ग्रांट में या तो आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे फेयर वैल्यू के ऊपर या नॉमिनल अमाउंट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर पे रिकॉर्ड करोगे। इसमें बेसिस जो है फेयर वैल्यू, उसमें से बात कैरिंग अमाउंट पे हम लेके चलेंगे। इसमें हम गवर्नमेंट ग्रांट को क्या करेंगे, तरजीह दे रहे होंगे। जैसे इसकी हमने 2 एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस की, और इसमें फ्यूचर कैश फ्लोज जो हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और इसमें हम एज़ पर गवर्नमेंट ग्रांट अपनी इनकम का पार्ट जो है बना रहे होंगे। तो एक्सचेंज ऑफ एसेट्स कब रिकॉर्ड करना है, लेने वाले के लिए भी देने वाले के लिए भी, जब कमर्शियल सब्सटेंस हो, और गवर्नमेंट ग्रांट को नॉमिनल अमाउंट या फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होता है। तो रिमेंबर, अगर आप इसके लॉजिकल फ्लो की बात करें, मतलब हम इस पूरे कंसेप्ट को समराइज करें, ट्रांजैक्शन एक्सचेंज है या गवर्नमेंट ग्रांट है, क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ठीक है, क्या कमर्शियल सब्सटेंस था, जी था, कॉस्ट इनिशियल मेजर हो सकती है तो लगाओगे, एसेट को रिकॉग्नाइज करोगे, और अगर ग्रांट मिली है तो उसको एज पर अकाउंटिंग ग्रांट IAS 20 अकाउंट फॉर कर रहे हो। हाँ भाई, क्लियर है ये? ऑल क्लियर टू एवरीवन? बोर तो नहीं होगे? बोर हो गए? आसान है कि मुश्किल है? ये मुझे लगता है कि लाइक मैं बड़ा अच्छा पढ़ा रहा हूँ। मुझे ना अपने आप पे मज़ा आ रहा है आज पढ़ाने में, आई डोंट नो व्हाई। ये मैंने वाक़ई बड़ा अच्छा पढ़ाया है। फीडबैक तो आप देंगे कि मैंने वाक़ई ही बड़ा अच्छा पढ़ाया है। फीडबैक तो मुझे आप देंगे। ये एक बोरिंग सी चीज़ को ईज़ी, डिटेल्ड, विद फुल ऑफ एग्ज़ाम्पल्स और ईज़ी टू मेमोराइज़ नहीं कर दिया। कुछ सोच के बताएँ। मुझे ना आज के लेक्चर के बाद जो है ना, मुझे लग रहा है कि यार मैं इस दफ़ा ना क्रैश कोर्स कराऊँ। अगस्त के पहले वीक में ना 5 दिन का क्रैश कोर्स कराऊँ पूरे CR का, और वो टॉपिक या वो चीज़ें करवा दूँ कि जो बच्चा कर जिसका पेपर पास हो जाए। लेकिन उससे पहले सिलेबस कंप्लीट करना लाज़मी है। तो हम इसको इधर वाइंड अप करते हैं। आज थोड़ी-सी माज़रत, क्योंकि वो सुबह लैपटॉप का मसला पड़ गया था।
तो दैट्स व्हाई वो डिले जो है वो हो गया और इसलिए हमें थोड़ा-सा टाइम शॉर्ट करना पड़ा। कल जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल मैं इसको डिस्क्लोज़र तक ले जाऊँगा विद पास्ट पेपर्स। हम साथ-साथ एग्ज़ाम्पल्स के साथ-साथ जो है वो पास्ट पेपर्स जो हैं वो कर रहे होंगे। तो हार्डली मेरा यही है कि नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में इंटैंजिबल्स विद प्रैक्टिस जो है वो वाइंड अप करना है। उसके बाद फिर रेवेन्यू पे जाएँगे, 1037 पे जाएँगे एंड फिर डेफर टैक्स करेंगे। ठीक है जी? तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। कल माइट भी हम क्लास को एक्सटेंड करें। मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि कल हम क्लास बड़ी करें। शायद हम क्लास को 1:30 बजे ख़त्म करें कल। मेरे ख़्याल से हमें करना चाहिए बिकॉज़ ये वर्किंग के ऊपर मैं 8 घंटे लगा के मैंने ये फ्लो चार्ट बनाए हैं। अब आप कहेंगे सर एआई से, तो एआई को समझाने के लिए भी टाइम लगता है। यार ये इस तरह करके दो। आपको ना एआई को बना दो तो वो गंद मारता है। तो चीज़ें समझा के वेरीफ़ाई करके तो मुझे 8 घंटे लगे हैं ये नोट्स बनाने में। तो आपके लिए आसान कर दी है। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपके साथ ये नोट्स शेयर कर दूँगा। आप सिर्फ़ इन नोट्स से रीड आउट कीजिएगा, आपका पूरा स्टैंडर्ड फिंगर टिप्स पे हो जाएगा एंड यू कैन डू एनी क्वेश्चन ईज़िली, कोई मुश्किल भी नहीं होगा। तो कल की पॉसिबिलिटी है कि हम कल क्लास को एक्सटेंड करें और कल सारी डिस्कशन अकॉर्डिंग इंक्लूडिंग एसआईसी 32 कंप्लीट कर दें, वेबसाइट डेवलपमेंट कॉस्ट जो है हम कंप्लीट करें और संडे को फिर हम पास्ट पेपर्स जो हैं वो कर रहे हों। तो आई गेस 1 दिन से या 2 दिन से कुछ नहीं होता, हमें करना चाहिए। ठीक है जी? इंशाल्लाह कल मिलते हैं 10:30 10:35 तक इंशाल्लाह। तो अपना फीडबैक लाज़मी दीजिएगा, लाज़मी, लाज़मी, लाज़मी। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।